दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग मोड में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अंग्रेजी, वो भी बिल्कुल शुरुआती से, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जीरो लेवल से लेके और हाई लेवल तक हम अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी में कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, कुल मिला के हम ये सीखेंगे कि हम कैसे अंग्रेजी को समझें, उसको कैसे पढ़ के उसका अर्थ निकालें और हम कैसे अंग्रेजी बोल पाएँ। तो शुरुआत में हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे कि यदि आप सीरियसली मन लगा के ही पढ़ना चाहते हो तो ही इस वीडियो को आगे देखें, वरना अभी इसको स्किप कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका भी टाइम वेस्ट हो और हमारा भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं कि हम आज सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। तो सबसे पहले बात हमें ये समझना होगा कि अंग्रेज़ी जो है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है। और जो विदेशी भाषा होती है वो हमारे भाषा, जो हमारी देसी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा है, वो उससे बिल्कुल अलग होती है। उसकी बनावट, उसका व्याकरण और चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उनका ध्यान रखना पड़ता है, जिसके ज़रिए हम आगे अंग्रेज़ी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे जो हम शुरुआत करते हैं जब अंग्रेज़ी की, तो हम सबसे पहले ABCD से शुरू करते हैं। तो मैं भी वही बताना चाहूँगा कि हम जो बिल्कुल, मान लो कि आपको कुछ नहीं आता अंग्रेज़ी में और आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हो। बट आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पेशेंस के साथ, बिल्कुल धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, एक एक चीज़ें समझते हुए। तभी आप अच्छे से अंग्रेज़ी को समझ पाओगे और बोल पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको जो इंग्लिश की वर्णमाला है, यानी ABCD, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 लेटर्स हैं, उनका पता होना चाहिए। उसके बाद उनसे जो हम हिंदी के जो वर्णमाला हैं, क ख ग स्वर और व्यंजन, उनका जो अनुवाद होता है, जैसे कि के से क, के से ख, जी से ग, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको तो अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए अंग्रेज़ी के, ABCD, ठीक है। उसके बाद इनका जो हम जो हिंदी में जो स्वर और व्यंजन होते हैं, उनका जो अनुवाद होता है अंग्रेज़ी में, जैसे कि के से क, के एच से ख, ये चीज़ें। और इसका जो स्वर हो गया अ आ, ए से अ, डबल ए से आ, ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ है, ये पता होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो हमें कि जो हम के से क और जो स्वर है अ आ, जो इसका अंग्रेजी सीखते हैं, उसके सहारे, उसके माध्यम से हम जो हिंदी नाम है उसको अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ लिखा है राजू, तो राजू को हम सबसे पहले अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? RA, रा। और जू के लिए अगर ये वाली मात्रा है तो डबल हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाली मात्रा है तो यू हो जाएगा, राजू। तो ये डिपेंड करता है कौन सी मात्रा है। बट ये जो अंग्रेज़ी है वो मैंने पहले ही बताया कि विदेशी भाषा है और हम हिंदी से अंग्रेज़ी में चेंज कर रहे हैं। तो कभी कभी हम W या डबल O या U कोई भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हम हूबहू अगर हिंदी भाषा को चाहे कि अंग्रेज़ी में बदल दें तो वो नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो वैसे राजू है तो राजू का RAJU हो गया। मोहन लिखा है, मोहन, तो इसका होगा MOHAN, मोहन। इस तरह से करके हम दूसरा जो स्टेप है, फर्स्ट तो ये अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए और के से क और अ आ का जो है अंग्रेज़ी इसकी आनी चाहिए आपको। फर्स्ट हो गया ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है, इसके ज़रिए हम नाम वगैरह लिखना सीख लेंगे। अंग्रेज़ी में जो हम नाम लिखते हैं वो सीख लेंगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा, ये सब सीखने के बाद जो थर्ड स्टेप है, जो कुछ जो अंग्रेज़ी के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि BALL है, बॉल, तो हम इसको पढ़ते हैं बॉल, ठीक है।
तो ऐसे जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं अंग्रेजी वर्ड्स का, तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट ये जो है कॉन्सेप्ट जो के से क के से ख वाला यहाँ पे फॉलो नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से होता है। एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो वो चीज़ें हमें तब पता चलेगी जब हम रीडिंग करेंगे और उन वर्ड्स को सीखेंगे, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। और हम नर्सरी से लेके जो हम 10th तक या आगे तक पढ़ते जाते हैं, तो हम धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो इस तरह से हम, जैसे कि मान लीजिए कि ये लिखा है KNIFE, नाइफ, इसमें जो है के साइलेंट है। तो कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इन चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कर सकें। ये 3 चीज़ें जब हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसको अंग्रेजी में कैसे फ्रेम किया जाता है, ये समझेंगे। क्योंकि कोई भी सेंटेंस है वो वर्ड्स से मिलके बनता है, और वर्ड्स बनने के लिए वो सबसे पहले लेटर्स से मिलके बनता है। तो सबसे पहले लेटर्स हमने अल्फ़ाबेट सीखा, और उसका जो हिंदी के जो वर्णमाला है उसका अंग्रेजी अनुवाद हमने सीखा, के से क के से ख वाला। इसके सारे नाम लिखना सीखा, और इसी के आधार पे हम जो अंग्रेजी वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंस करना सीखा। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि किसी लेटर को साइलेंट कर दिया, वो चीज़ का भी हमें ध्यान रखेंगे, और वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे, जब हम रीडिंग करेंगे बुक्स का, तो धीरे धीरे पता हो जाएगा। और उसमें भी कुछ मेन होते हैं, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बट जो स्टेप है यही फॉलो होगा। फर्स्ट है ये, सेकंड ये, और थर्ड ये। तो हमने अल्फ़ाबेट के जो हैं लेटर्स से शुरू किया, लेटर्स से मिलकर वर्ड बनाना सीखा। अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस करना सीखा। जब हम वर्ड्स को समझ गए, तो वर्ड्स से ही मिलके बनता है सेंटेंस। जैसे हिंदी में 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके कोई वाक्य बनता है, वैसे ही अंग्रेजी में वर्ड्स से मिलके ही बनता है सेंटेंस। तो अब हम सेंटेंस के लेवल पे आ गए, और हमारा जो फोर्थ स्टेप है हमारा, वो है सेंटेंस बनाना। तो हम सेंटेंस के लेवल पे जब आएंगे, तो वो चीज़ें हम सीखेंगे कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में। ठीक है। अब जैसे लिखा है कि यह एक किताब है। अब आपको पता है कि यह की स्पेलिंग क्या होती है। यह को दिस बोलते हैं अंग्रेजी में। एक के लिए ए लिखते हैं, बुक, किताब के लिए बुक लिखते हैं, और है के लिए EJMR लगता है। ये चीज़ें आपको पता है। बट हम हूबहू इसको उतार नहीं सकते। हूबहू जो हिंदी का जो शब्दों का क्रम है, ऑर्डर है, वैसे ही अंग्रेजी के जो उसका जो अंग्रेजी वर्ड है वो उसके ही ऑर्डर में नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि यह का दिस, एक का ए, किताब का बुक, और है का इज लिख दिया ऐसे, तो ये सेंटेंस जो है अंग्रेजी का ये सही नहीं होगा, अपने आप में गलत हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो जो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, जब हम उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हम हूबहू जो उनका क्रम है हिंदी के शब्दों का, वैसे ही अंग्रेजी के शब्दों का क्रम नहीं रख सकते। मैंने पहले ही बताया अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, तो उसका जो है क्रम जो है अलग तरीके का होगा। उसको हम अलग तरीके से शब्दों को व्यवस्थित करके लिखेंगे। अब जैसे दिस ए बुक इज है, इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा? दिस इज अ बुक, ऐसे लिख दिया। अब ये जो है अंग्रेजी का जो सेंटेंस है ये सही हो गया। तो जब हम
हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो शब्दों का क्रम जो है बदल जाता है, सबसे पहली बात। अब जो अंग्रेजी के जो हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, इसके जो मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा, तभी जाके हम सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे, सही से ट्रांसलेट कर पाएंगे। इस सेंटेंस में दिस जो है ये सब्जेक्ट है, दिस जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज जो है ये वर्ब है, और ये बुक जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सेंटेंस जो है एक ऐसे ऑर्डर में, एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित है जहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में कर रहे हैं तो उसका जो अंग्रेजी में शब्दों का क्रम, ऑर्डर क्या होना चाहिए, वही जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहलाता है। सेंटेंस फ्रेम करने का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इस तरह के वाक्यों का ये एक स्ट्रक्चर हो गया, जिसके आधार पे हम इस तरह के जितने भी वाक्य हैं, सेंटेंस है, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट ये ट्रांसलेट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ये जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, इन्हें हमें समझना होगा। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है बिल्कुल, आप भी समझ सकते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में हम देखेंगे। अब कोई सेंटेंस है, जैसे राम स्कूल जाता है, ऐसे कोई सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में, उस वाक्य में जो काम हो रहा होता है, उसको जो करने वाला व्यक्ति, पर्सन है, वही होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे स्कूल जाने का काम राम कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, राम। राम इसका सब्जेक्ट हो गया। अब अगर हमें किसी सेंटेंस में पता करना हो कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, अगर नहीं समझ में आ रहा, तो हम इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि कौन स्कूल जाता है, जो वर्ब है जाना, उसमें क्वेश्चन हम लगा के बोलेंगे कि कौन स्कूल जाता है। तो क्लियर है कि राम स्कूल जाता है, जो जवाब आएगा हमारा राम, तो राम ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ये वाक्य लिखा है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, तो वे लोग कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो वर्ब है, वर्ब को जो करने का काम करते हैं, जो वर्ब को कंप्लीट करते हैं, जो खेलने का काम है, जो एक्शन है, वो कौन व्यक्ति कर रहा है, कौन पर्सन कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो वे लोग जो हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वे लोग क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हिंदी में इसको कर्ता भी कहते हैं। तो ये होगा वे लोग। अगर क्वेश्चन करते हैं कि कौन क्रिकेट खेलता है, तो वे लोग खेलते हैं, तो वे लोग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब कुछ अलग तरह के वाक्य भी होते हैं जिसमें अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यह एक घर है। अब ये जो वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो यह है, बट कैसे है, यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा। सब्जेक्ट जो यह जो है,
कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। यह एक घर है, इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, तो सब्जेक्ट कैसे हुआ ये। हाँ, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दूसरी तरह की कंडीशन है। यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा, बट यह जो है, यह जो सब्जेक्ट है, यह इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या है, एक घर है। यहाँ पे यह के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक घर है। एक और सेंटेंस देखते हैं, राम बहुत चालाक है, ऐसे लिखा है, राम बहुत चालाक है। इसमें जो है बहुत चालाक है, ये क्वालिटी बताया जा रहा है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही कि राम बहुत चालाक है। तो इसका हम इसमें देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो राम है, इसके बारे में कोई बात बताई जा रही है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं जिन सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, उन सेंटेंस में ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कोई बात बताई गई होती है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स होता है। जैसे यहाँ पे राम के बारे में बताया गया कि राम बहुत चालाक है। यह जो है, यह के बारे में बताया गया कि यह घर है। तो इस तरह से सब्जेक्ट दूसरे कंडीशन में जिसमें कोई काम नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, वहाँ पे सब्जेक्ट वह वर्ड होता है जो जिसके बारे में डिटेल दी गई हो, जिसके बारे में बताया गया हो। तो यहाँ पे यह क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। ठीक है। अब ये लिखा, वे लोग किसान हैं। अब यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि किसान है, किन के बारे में बताई जा रही है, वे लोग के बारे में। तो वे लोग के बारे में जो डिटेल दी जा रही है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल दी जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वे लोग किसान हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, वे लोग। ठीक है। तो दो कंडीशन होते हैं, एक तो होता है किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, और दूसरा ये होता है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई गई हो, उसके बारे में कोई क्वालिटी या कोई डिटेल दी गई हो। तो इस तरह से दो कंडीशन होती है, और दोनों कंडीशन में कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं ये आपने देखा। तो किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो किसी भी तरह का, उसमें ये जो दो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन के हिसाब से सब्जेक्ट होता है, और उसको ध्यान में रख के हम कहीं भी पहचान सकते हैं कि इसमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। दूसरा जो है ये वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, एक्चुअली जो सब्जेक्ट जो काम करता है, जो एक्शन करता है, वही उसका वर्ब होता है। सिंपल सी बात है, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे जाने का जो काम है वही वर्ब हुआ। राम क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो ये जाना क्या हुआ, वर्ब हो गया। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जो भी एक्शन सब्जेक्ट करता है, जो भी काम सब्जेक्ट करता है, वो काम ही क्या होता है, वर्ब होता है। बट ये वाले सेंटेंस हम देखेंगे, इसमें कोई एक्चुअली में काम हो नहीं रहा, तो यहाँ पे कोई वर्ब वैसे है नहीं। जैसे कि खेलना, पढ़ना, घूमना, चलना, तो ये सब ऐसे वर्ब है नहीं। तो इन सेंटेंस में हम देखेंगे कि लास्ट में जो है, हूँ, हो होता है। तो इसके लिए जो हम इज, आर, एम यूज होता है, वो इज, आर, एम वैसे तो उन्हें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई मेन वर्ब है नहीं, कोई काम हो नहीं रहा। तो जो ये है, हो, हूँ होते हैं, जिनका कि अंग्रेजी में इज, जिनके लिए इज, एम, आर का यूज होता है, ये इज, एम, आर ही जो हैं मेन वर्ब का काम करते हैं। जब यहाँ पे मेन वर्ब कोई है नहीं, तो इज, एम, आर एज ए मेन वर्ब काम करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब है इनको हम मानते हैं। बाकी जो ऐसे सेंटेंसेज है जिसमें कि काम हो रहा है, वहाँ पे तो वर्ब क्लियर है कि जाना, खेलना, पढ़ना, ये वर्ब होता है। तो वर्ब देख लिया हमने। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट कोई भी काम करता है उसका असर जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो एक्शन सब्जेक्ट करता है उसका असर जिस पे पड़ता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो जाना यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वो जाता है तभी स्कूल पहुँच पाता है, अगर नहीं जाता तो वो नहीं पहुँच पाता। इसका मतलब जाने का असर किस पे पड़ रहा है, स्कूल पे। वो स्कूल पहुँच जा रहा है, तो स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखिए, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलने का असर किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे। अगर वो एक्शन करते हैं, अगर वो हिट करते हैं बॉल को, तो बॉल दूर तक जाएगी। अगर कोई उस पर फोर्स लगाते हैं, बॉल पे अगर मारते हैं तो वो दूर तक जाएगी। मतलब जो एक्शन कर रहे हैं उसका असर पड़ रहा है बैट और बॉल पे। तो जिस पे असर पड़ता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो क्रिकेट क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वह रोटी खाता है। वह रोटी खाता है, यहाँ पे खाना जो है वर्ब है। अब ये खाने का असर किस पे होगा, रोटी पे, यानी कि रोटी ख़त्म हो जाएगी वो खाएगा तो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो है रोटी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है उसका असर किस पे पड़ रहा है, रोटी पे। अब ये दूसरे टाइप के जो मैंने सेंटेंस बताए हैं इनको देखते हैं। यहाँ पे जो है कोई एक्चुअली में वर्ब है नहीं, कोई एक्चुअल काम हो नहीं रहा। जैसे कि यह एक घर है, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब नहीं है, खेलना, पढ़ना, घूमना, ऐसा कोई वर्ब है नहीं जो हमें क्लियरली पता चल रहा हो कि काम हो रहा है। यहाँ पे वैसा कोई वर्ब है नहीं जिसका असर पड़े ऑब्जेक्ट पे। तो हम अगर वर्ब वैसा कोई है नहीं तो ऑब्जेक्ट भी सीधी सी बात है कि नहीं होगा। तो इन सेंटेंसेज में जो है ऑब्जेक्ट है ही नहीं। बहुत से लोग जो ये एक घर है, बहुत चालाक, इसको ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये होते हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। इनको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये सेंटेंस है, इन सेंटेंस में मान लीजिए अगर ये एक सेंटेंस है, इसका मैं ये हाइड कर लूँ, छुपा लूँ कि राम बहुत चालाक है, इसका मैंने ये छुपा लिया, तो ये हो गया राम है, क्या है हमें पता नहीं चल रहा। तो इसका मतलब इसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अधूरा है। तो जब तक इसके बारे में हम डिटेल नहीं बताएंगे ये पूरा नहीं होगा, सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट के बारे में जब ये बताएंगे कि बहुत चालाक है, तो ये सब्जेक्ट की डिटेल जो है कंप्लीट होगी, इसलिए हम इसको जो है बहुत चालाक को बोलते हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। वैसे ही यह एक घर है, तो यह एक घर है, यहाँ पे एक घर को हाइड कर लें तो यहाँ पे क्या बचता है, कुछ नहीं। यहाँ पे जो है यह है, क्या है, यहाँ पे हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसके बारे में, यह के बारे में जो डिटेल है वो है नहीं, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम इसकी डिटेल देंगे कि एक घर है। तो जब इसकी डिटेल देंगे तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इस वर्ड को बोलते हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, जो कि ये सब्जेक्ट के डिटेल्स को, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो इसलिए जो है यह सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होता है जिसमें कोई एक्शन हो, कोई वर्ब हो। जैसे इन सेंटेंस में वर्ब था तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, बट इन सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। तो हमने यहाँ पे क्लियरली देखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है लेकिन उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे बताएंगे। तो ये जो सेंटेंस के जो मेन पार्ट्स होते हैं, जब हम ये समझ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो हम कोई भी सेंटेंस हो उसके जब पार्ट्स समझ जाएंगे तो हम उसका अनुवाद, उसका स्ट्रक्चर भी समझ जाएंगे और उसका ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उसको अनुवाद भी कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये थी। इसके बाद हम इसके बेस पे सेंटेंस का जो अनुवाद है, कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, ये सीखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।